हाँ, तो चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन कोई भी फिक्स्ड एसेट पे होता है। फिक्स्ड एसेट, ऑल फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट लैंड। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट का वैल्यू जो समय के साथ गिरता है उसको हम लोग डेप्रिशिएट करना कहते हैं। जैसे हम लोगों का सोचो, आज हम लोग के पास कोई जो एसेट होता है, जैसे हमारे हाथ में जो मोबाइल है, वो हमारा एसेट है। जब हम उसे यूज करते जाते हैं तो समय के साथ उसका वैल्यू गिरने लगता है। आज अगर हम एक मोबाइल 50,000 में खरीद कर लाते हैं, तो 1 साल के बाद अगर हम उसे बेचने जाएंगे तो हमें उसका 50,000 नहीं मिलेगा, 40,000 मिलेगा या 30,000 मिलेगा। हमेशा कम वैल्यू मिलेगा। मोबाइल 1 साल यूज करने के बाद जब जाएंगे तो ज्यादा पैसा नहीं मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि एकदम से गिर जाता है, एक दिन में गिर जाता है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, एक पैटर्न में, स्लोली स्लोली। ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़े थे? नॉन करेंट एसेट दो तरीके का होता है। एक टेंजिबल एसेट, एक इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट होता है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट होता है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इसका एग्जाम्पल होता है लैंड एंड बिल्डिंग। हम अलग अलग लिखते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सब। ठीक है, या फिर कोई मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, ये सब हम लोगों का टेंजिबल एसेट है। हम इसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट होता है गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब इनटेंजिबल एसेट है। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर होता है? सिर्फ इसके ऊपर, वो भी एक्सेप्ट लैंड। सिर्फ इन सब के ऊपर ही डेप्रिसिएशन होता है। मतलब इन सब का ही वैल्यू समय के साथ गिरता है अगर हम इसे मेंटेन नहीं करें तो। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ता है जब हम उसे मेंटेन करते हैं। अगर वो खराब होता जा रहा है, उसे होने देंगे खराब, उसके ऊपर कोई मेंटेनेंस नहीं दिखाएंगे, तो बिल्डिंग का वैल्यू भी समय के साथ गिर जाएगा, क्योंकि वो टूटा फूटा सा हो जाएगा। इसलिए इन सब का वैल्यू गिरता है, इन सब पे डेप्रिसिएशन होता है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है हम लोग क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चन आता है डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मतलब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का ऐसे तो 14 मेथड है, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ दो मेथड है। पहला एसएलएम, दूसरा डब्ल्यूडीवी। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन मेथड। पर इसका एक ही नाम नहीं है, इसका बहुत सारा नाम है। इसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसका तीसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये इसके सारे नाम हैं। इसका नाम क्या है? रिटेन डाउन। इसका और एक नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका और एक नाम है
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये सब इन लोग के नाम है। पहले समझना होगा एसएलएम या डब्ल्यूडीवी क्या मेथड है, क्या डिफरेंस है। अच्छा, कैसे डिसाइड करते हैं वो लोग कि कौन सा मेथड फॉलो करें। जिस कंपनी को, जिस बिजनेस को जो मेथड फॉलो करने का मन है वो मेथड फॉलो कर सकता है। इसके ऊपर कोई रूल नहीं है कि मेरे को एसएलएम ही करना होगा, डब्ल्यूडीवी ही करना होगा। पर हाँ, जो मेथड एक बार हम डिसाइड कर लेंगे कि हम एसएलएम फॉलो करते हैं, तो मेरे को हमेशा एसएलएम फॉलो करना होगा। हम फिर उसको बदल नहीं सकते। अगर कभी हम बदलना चाहते हैं तो फिर इसके ऊपर बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऐसे सिंपली हम कोई भी मेथड को चेंज नहीं कर सकते कि इस साल हम एसएलएम के हिसाब से डेप्रिसिएशन देंगे, नेक्स्ट ईयर हम डब्ल्यूडीवी के हिसाब से डेप्रिसिएशन देंगे। इस तरह वी कांट चेंज द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन रेगुलरली। तो दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है। जैसे सोचो ये एसएलएम है, ये डब्ल्यूडीवी है। सोचो हम एक 2018 में एक एसेट खरीदे, परचेज किए 1 लाख में। मेरा रेट है डेप्रिसिएशन का 10%, मतलब डेप्रिसिएशन किस तरह होगा, हर साल 10% से मेरा एसेट का वैल्यू गिर जाएगा। तो हम एसेट खरीद के कितने में लाए, 1 लाख में। 1 साल बाद मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 दिसंबर 2018 में डेप्रिसिएशन होगा 10% का। ये सब इंफॉर्मेशन सब में दिया हुआ रहेगा। 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। डेप्रिशिएट होकर ये बन जाएगा 90,000। तो 1/1/2019 में मेरा एसेट अब कितने का बचा, 90,000 का ही मेरा एसेट बचा। फिर इस साल फिर डेप्रिसिएशन हो जाएगा। एसएलएम का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एक बार जो डेप्रिसिएशन डिसाइड हो गया, हर साल वही डेप्रिसिएशन होगा। तो इस साल भी 10,000 का डेप्रिसिएशन होगा, अब 80,000 हो गया। तो 1/1/2020 में मेरे पास कितने का एसेट बचा, बैलेंस सिर्फ 80,000। फिर 31/12/20 फिर डेप्रिसिएशन होगा कितना, 10,000। मेरे पास एसेट कितने का बचेगा, सिर्फ 70,000। तो 1/1/2021 में मेरे पास बैलेंस बचा है 70,000। मतलब आज जो मेरे पास वो मशीन है, उस मशीन का वैल्यू आज की डेट में 1/1/2021 में उसका वैल्यू सिर्फ 70,000 है। पर डब्ल्यूडीवी से आता तो हम कैसे करते, इसका भी सोचो, रेट सेम। तो हम 1/1/18 में एक एसेट परचेस करके लाते, सेम मशीन खरीदा मैंने। 31/12/18 में डेप्रिसिएशन हुआ 10% का, दैट इज 10,000। तो ये हो गया 90,000। तो 1/1/19 में इसका बैलेंस कितना बचा, 90,000। फिर 31/12/19 में जब इस पे डेप्रिसिएशन देंगे तो हम इस पे 10% देंगे। जो वैल्यू बचेगा बार बार उसके ऊपर, मतलब 90,000 का 10% दैट इज 9,000। तो अब मेरे पास एसेट बचेगा 81,000 का। कब, 1/1/2020 में बैलेंस बचेगा 81,000। फिर हम 31/12/20 में डेप्रिसिएशन देंगे। फिर जो बैलेंस बचा है इसके ऊपर 10%, दैट इज 8100, तो आएगा 72,900। 1/1/2021 का बैलेंस। तो ये डिफरेंस है दोनों मेथड में। एसएलएम में एक बार जो डेप्रिसिएशन निकाल लिए ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, वही लाइफ टाइम देते रहेंगे। इसमें जो बैलेंस बार बार बचेगा उसके ऊपर बार बार डेप्रिसिएशन देंगे। तो हम लोग नोट डाउन क्या किए, ये मशीन एक टाइम आएगा जब जीरो हो सकता है, क्योंकि 10,000 देते देते 60,000, 50,000, 40,000 दे के एक दिन जीरो हो जाएगा। तो एसएलएम मेथड फॉलो करने से एसेट का वैल्यू जीरो हो सकता है, पर इसका वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा। इसके ऊपर अब हम देंगे, फिर जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर देंगे। डब्ल्यूडीवी में एसेट का वैल्यू कभी जीरो नहीं होता है। दूसरा बात,
इसको डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग ऐसा क्यों कहते हैं? देखो इसमें डेप्रिसिएशन का वैल्यू गिरते जा रहा है, इसमें 10,000 है, इसमें 9,000 है, इसमें 10,000 है, इसमें 8100 है, इसलिए इसका नाम डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग ये सब है। इसमें बार बार डेप्रिसिएशन का अमाउंट गिरते जाता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो 10% दिया हुआ था वो सब में दिया हुआ नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? वो 10% देगा तब तो डेप्रिसिएशन का रेट हम लोग मारेंगे। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज मिसिंग, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही मिसिंग है, 10%, 15% ऐसा कुछ सब में दिया हुआ ही नहीं है, तो क्या करेंगे? एसएलएम मेथड है अगर, तो डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। कैसे? फॉर्मूला लिखो, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तब इस फॉर्मूला से हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। अब क्वेश्चन आता है स्क्रैप वैल्यू क्या है? स्क्रैप वैल्यू है सिंपली हिंदी में रद्दी का भाव। जब सोचो एक मोबाइल हम लोग लेने जाते हैं तो हम लोग उसका एक एस्टिमेटेड लाइफ डिसाइड करते हैं। जैसे जब हम लोग हाई एंड मोबाइल लेते हैं जैसे 50,000 60,000, तो हम लोग सोचते हैं 3 साल तो चल ही जाएगा। ये जो हम लोग देखो, सेलर कभी ये बोल कर नहीं बेचता है कि ये मोबाइल ले लीजिए आपका 3 साल चलेगा, ऐसे नहीं बोलता है। ये हम लोग अपने आप एस्टिमेट करते हैं या सेलर एस्टिमेट करके बोलता है कि इस टाइप का मोबाइल 3-4 साल चल ही जाता है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, क्योंकि प्रोडक्ट में लिखा हुआ नहीं रहता है ये 3 साल ही चलेगा। हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि ये सामान 3 साल चल जाएगा, तो उसको कहते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। स्क्रैप वैल्यू होता है जब 3 साल बीत जाएगा तो हम लोग मोबाइल को बेचने जाएंगे, तो 3 साल बाद जब हम लोग उसको बेचेंगे तो ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद उसका कोई दाम नहीं मिलेगा हम लोग को क्योंकि उसका लाइफ ओवर हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 साल के बाद उसमें प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, बट स्टिल वो किसी दाम में तो बिकेगा। 50,000 का मोबाइल 5,000 में तो बिक जाएगा। दैट 5,000 इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू, कि जितने दाम में भी लास्ट में सामान बिक जाए, कोई भी सामान हम लोग घर से बाद में बेच ही देते हैं, दैट अमाउंट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। तो एक नोट लिख लो, स्क्रैप वैल्यू का एक नाम है, इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिडुअल वैल्यू। इसको सम में देखना रेसिडुअल वैल्यू बोल के भी दिया रहेगा, रेसिडुअल वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू, ये सब नाम से भी ये मिलेगा। तो परेशान नहीं होना है कि अब ये सब क्या दे दिया, सब स्क्रैप वैल्यू का नाम है। स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू ऑल आर सेम। इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या होता है? जब हम लोग एसी खरीदते हैं तो एसी इज एसेट, एसी पे भी डेप्रिसिएशन होगा क्योंकि ऐसे एसी का वैल्यू भी यूज करते करते गिर जाएगा। एसी खरीद के लाए 40,000 में, उसको इंस्टॉल करने में लगता है 2,000 रुपया, तो दैट इज इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है। अब अब क्वेश्चन आता है रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आखिर होता क्यों है? पहला, पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बीतते जाता है इसलिए। जैसे जैसे समय बीतता है उसका वैल्यू कम जाता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, तुम लोग एक मोबाइल खरीद कर लाए, उसको यूज भी नहीं किए, 50,000 का था, अलमारी में रख दिए एकदम बॉक्स के सहित, खोले भी नहीं। 3 साल बाद जब उस मोबाइल को बेचने जाएंगे फिर भी हम लोग को 50,000 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल
पुराना हो गया है, उससे भी अच्छा अच्छा मोबाइल मार्केट में आ गया है, वो क्यों खरीदेगा कोई 50,000 में? तो जरूरी नहीं है हम लोग यूज करते हैं तभी उसका वैल्यू गिरता है, तभी उसका डेप्रिसिएशन होता है। समय के बीत जाने से भी सामान का डेप्रिसिएशन हो जाता है। दूसरा, यूसेज, यूज करने से तो डेफिनेटली उसका वैल्यू गिरेगा ही। तीसरा, वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब होता है टूट फूट जाना। अगर कोई सामान न्यू न्यू लाए और तोड़ दिए तो भी उसका वैल्यू गिर जाएगा। नंबर 4, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी पुराना हो जाना, ओल्ड टेक्नोलॉजी। सोचो, आज जब आईफोन रिलीज होता है तो से 1 लाख में रिलीज होता है, फिर जब उसके बाद उसका एक न्यू वर्जन आ जाता है तो पुराने वाले का दाम खुद ही गिर जाता है। क्यों? क्योंकि पुराने वाले में पुराना टेक्नोलॉजी है, न्यू वाले में न्यू टेक्नोलॉजी है, तो जैसे ही न्यू टेक आता है पुराना टेक का सामान का वैल्यू गिर जाता है। तो ये सारे रीजंस है। देखो, नंबर 3 में बोला है एन एसेट वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2008 फॉर ₹21,000। हम लोगों ने 1/4/2008 में एक एसेट खरीदा है 21,000 में, जिसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन होगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो 3 साल बाद उसका वैल्यू क्या होगा, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। 3 साल बाद उसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखो। ऐसे कॉपी में लिखो, 1408 में हम लोगों ने परचेज किया था, कितने में? 21,000 में। फिर अगर अप्रैल है तो इसका लास्ट डेट होगा 31/3/09। आज अगर 1 अप्रैल है तो 1 साल बाद क्या डेट होगा? 31 मार्च 2009। इस दिन डेप्रिसिएशन देंगे कितना? 10%। तो 21,000 का 10% 2,100। इसको माइनस करके हम लोग निकाल लेंगे 18,900। तो 1409 मतलब इसके नेक्स्ट डे, हम 31 दिसंबर लिखते थे तो उसका नेक्स्ट डे 1 जनवरी लिखते थे। यहाँ 31 मार्च है तो यहाँ नेक्स्ट डे लिखेंगे 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आएगा। इस दिन इसका ये बैलेंस बचा। फिर अप्रैल के बाद डेप्रिसिएशन कब देंगे? 31 मार्च 2010। इस दिन फिर डेप्रिसिएशन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो इसके ऊपर फिर हम 10% देंगे, 1890। ठीक है, तो 1890 मतलब 17010। फिर 1410 नेक्स्ट डे इसका ये बैलेंस है। अभी तीसरा साल में पूछा था, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है। तीसरा साल में फिर डेप्रिसिएशन देंगे, इसके ऊपर 1701, तो आएगा 15309। तो ये 1411 का बैलेंस है, तो तीसरे साल के एंड में ये बैलेंस होगा। 8 नंबर में बोल रहा है सुचिता पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड परचेस्ड अ मशीन फॉर ₹4 लाख ऑन 1409। तो हम लोग डेट देंगे 1409 और परचेज लिख के 4 लाख लिख लेंगे। फिर बोल रहा है इसमें डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड में। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द फर्नीचर इज 9 इयर्स, मतलब एस्टिमेटेड लाइफ दे दिया है 9 साल। स्क्रैप वैल्यू दे दिया है 40,000। बोल रहा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसमें बताओ। ठीक है, तो 8 नंबर हम लोग कैसे करेंगे? इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही मिसिंग है, मतलब 10% ये सभी निकालने बोला है, रेट निकालने बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला दिए थे वो यूज करेंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या था? 4 लाख। इंस्टॉलेशन चार्जेस इसमें कुछ दिया नहीं था। स्क्रैप वैल्यू दिया था 40,000 और लाइफ ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ दिया था 9 इयर्स। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 40,000। ठीक है, तो ये तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया। सम में बोला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिख लो, डेप्रिसिएशन
बाई ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100। तो डेप्रिसिएशन कितना है? 40,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 4 लाख इंटू 100। तो आंसर आएगा 10%, दैट इज ए। अब 9 नंबर में क्या बोल रहा है? 9 नंबर में बोल रहा है सुचिता पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड परचेस्ड अ मशीन फॉर 8 लाख on 1409. Depreciation is provided on SLM. Estimated life है 4 साल। स्क्रैप वैल्यू है 1,60,000। ये यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर भी था। इसमें नया क्या बोला है? इफ द एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ। डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है सेल कर देना। याद नहीं है तो लिख लो, डिस्पोज्ड ऑफ मीन्स टू सेल। हम लोग इस एसेट को बेच कब रहे हैं? 31 मार्च 2010 में 6 लाख रुपए में हम लोग बेच रहे हैं। तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? कॉपी में लिखो कि हम लोग 1409 परचेज 8 लाख, हम लोग 8 लाख में इसको परचेज कर रहे हैं। ये हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कि इतने तारीख को हम लोगों ने परचेज किया है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसमें मिसिंग है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के नहीं मिसिंग रहता है तो हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला रहता है ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट है 8 लाख, इंस्टॉलेशन इसमें दिया नहीं है, स्क्रैप वैल्यू दिया है इसमें 1,60,000, लाइफ दिया हुआ है 4 years। तो कितना आएगा? तो आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग निकाल सकते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला था डेप्रिसिएशन बाई ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। तो रेट निकल जाएगा 20%। तो यही सब में चाहिए होता है हम लोग को रेट। अब देखना है हम लोग बेचे कब है। हम लोग इसको बेचे हैं 31/3/10 में, तो यहां तक डेप्रिसिएशन देते देते लाना होगा। तो ये इसका डेप्रिसिएशन क्या होगा इसी डेट पे? 1 अप्रैल 2009 का बाद का मार्च का क्या होगा? 2010। इसमें डेप्रिसिएशन देंगे, इस पे 20% देंगे क्योंकि आ गया था 20%। तो 1,60,000, तो बचेगा कितना? 6,40,000 का बैलेंस। और हम लोग इसको और डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, क्यों? हमारे पास ये है ही नहीं, हम लोग तो इसको बेच दे रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं। कितने में? 6 लाख में। तो 6,40,000 का सामान था, उसको 6 लाख में बेचेंगे तो 40,000 का हमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि सामान था 6,40,000 का, हम उसका वैल्यू है आज के डेट में 6,40,000, हम लोग बेच रहे हैं उसको 6 लाख में, तो हमें 40,000 का लॉस हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन है बी। एक चीज याद रखना है, टेंजिबल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन होता है और इनटेंजिबल एसेट के ऊपर एमोटाइजेशन होता है। इसका डिटेल में हमें मतलब नहीं जानना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में डेप्रिसिएशन है। पर ये छोटा सा बात है कि टेंजिबल एसेट पे हम क्या बोले, डेप्रिसिएशन सिर्फ टेंजिबल एसेट का होता है, तो फिर इनटेंजिबल एसेट पे क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट पे एमोटाइजेशन होता है। इसका भी अपना प्रोसेस है पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। देखो, इसमें दो तरीके का कॉन्सेप्ट होता है।
एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो। एक होता है डेप्रिसिएशन जो हम लोग सीख चुके हैं, एक होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेट करना मतलब जमा करना, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका दूसरा नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या होता है ना, हम लोग हर साल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। जैसे कि सोचो इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता, उसमें वाला देखो, तो एक्यूमुलेशन में होता क्या है, अगर सोचो ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन का सम नहीं होके एक्यूमुलेशन डेप्रिसिएशन का सम होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हम लोग क्या करते हैं, 18,000 इधर लिखते हैं और ये डेप्रिसिएशन होता पर लिखते नहीं, तो बैलेंस लिखते नहीं डेप्रिसिएशन, बट ये होता, हम लोग कैलकुलेट करते बट यहाँ पे लिखते नहीं, कहीं और पे नोट डाउन करके रखते। फिर इसका बैलेंस कितना दिखता, 18,000 ही दिखता। फिर इस पे डेप्रिसिएशन कितना होता, 2160 होता पर लिखते नहीं, बैलेंस कितना बचता, 18,000। जिस दिन बेचना रहता उस दिन एक बार में हम तुम लोग से पूछते इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन हो चुका था, तुम लोग बोलते मैम ये डेप्रिसिएशन हो गया है, ये डेप्रिसिएशन हो गया है, हम बोलते टोटल कितना हो गया है, तो तुम लोग प्लस करके बोलते मैम 4320 का डेप्रिसिएशन टोटल हो गया है, इसको और इसको प्लस करके 2 बार इसका डेप्रिसिएशन हुआ है, टोटल इतना, हम बोलते माइनस करो, तो आज बताओ इसका वैल्यू कितना है, तुम लोग बोलते हैं मैम 13680, यही आ जाता, पर एक बार में देते, हर बार नहीं दिखाएंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जमा, इस वर्ड का मतलब ये जमा, एक्यूमुलेट करना, जमा करना, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जब सम रहता है तो हम लोग हर साल डेप्रिसिएशन नहीं देते हैं, मतलब लिखते नहीं है, दे रहे हैं पर लिखते नहीं है। जिस साल उस एसेट को बेचना होता है उस साल एक बार में सारा डेप्रिसिएशन मशीन एक बार में कम कर देते हैं, और फिर जैसे बेचते हैं 16,000 में वैसे बेच देंगे, सिर्फ लिखने का अंतर है, होगा वही पर सिर्फ लिखने का हम लोग का अंतर आ जाता है। तो एक बार हम लोग सम को देख लेते हैं। इसमें हम लोग को बोला था हम लोग मशीन को बेच रहे हैं 40,000 में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है मतलब जमा किया हुआ डेप्रिसिएशन है 40,000, एंड लॉस ऑफ 10,000 वॉज रिकॉग्नाइज्ड, हम लोग को उस मशीन को बेचने में 10,000 का लॉस हुआ है, तो बताओ उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है। तो हम लोग को क्या क्या दे दिया है, हम लोग को उसका सेलिंग प्राइस दे दिया है 40,000, हम लोग को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दिया है 40,000, हम लोग को लॉस हुआ है 10,000 का, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ सम में है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले परचेज लिखते थे, अभी हम लोग के पास वो वैल्यू ही नहीं है, उससे हम लोग क्या करेंगे, एक बार में सारा डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, मतलब 40,000, तो क्या बचेगा वो हमें पता नहीं है क्योंकि यही नहीं पता है, पर इतना पता है, ये बैलेंस तब हम लोग को नहीं पता है कि आज उसका वैल्यू है कितना, पर सेल पता है हम लोग उसको बेचेंगे 40,000 में, तो हम लोग को लॉस हो जाएगा 10,000 का, तो हम लोग बता सकते हैं ये कितना होगा, उस एसेट का दाम 50,000 आज होगा, आज उसका 50,000 वैल्यू होगा, हम लोग उसको 40,000 में बेच दे रहे हैं कम दाम में, तभी तो हम लोग को 10,000 का लॉस हो रहा है। तो अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो ये बैक हो जाता है, तो ये 90,000 होगा, तब 50,000 प्लस 40,000, जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं लेस लिखा है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो 90,000 से 40,000 माइनस हुआ तो 50,000 बचा,
आज उसका वैल्यू 50,000 था, हम लोग उसको 40,000 में बेच दे रहे हैं, इसीलिए 10,000 का लॉस हो रहा है। तो आंसर ये है, ए।